Like a Hellcat. हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ आए हैं। हमारा आज का जो नया टॉपिक रहेगा वो बड़ा ही मज़ेदार रहेगा। सुन, हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा ना, लास्ट टॉपिक था हमने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ। हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा था। आज मैं आपको सेकंड लॉ बताने जा रहा हूँ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? बेसिकली न्यूटन का सेकंड लॉ फोर्स के बारे में बताता है। हमें आपको याद रखना है न्यूटन सेकंड लॉ। देखिएगा न्यूटन सेकंड लॉ। वैसे तो इसने फोर्स को डिफाइन किया था। इसने कहा था इट इज द पुश और पुल विच आइदर चेंज और ट्राई टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी या पोजीशन ऑफ द बॉडी। हम लोग कहते हैं पुश या पुल। हम किसी चीज को खींचे या धक्का लगाए, जो किसी चीज की पोजीशन को या तो बदल दे या बदलने की कोशिश करे, उसको हम लोग फोर्स कहते हैं। तो यही हमने डेफिनेशन लिखी। इट इज द पुश और पुल which either change or try to change the position of the body is called force। ये बोला था न्यूटन के सेकंड लॉ में। अब यहां से हमारे पास यही कहता है हमारे पास सेकंड लॉ कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the applied force या force applied। याद रखना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल होता है? अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमारे पास कहता है कि dp/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये हमारे पास कहता है न्यूटन का हमने लॉ बोला। लिखने के लिए किताबें यूं भी लिख देती है, कांस्टेंट वन दिखा के हमारे पास की है। याद रखना dp/dt इज इक्वल टू फोर्स। सुन, बात आती है इसको प्रूव करने की। इसका प्रूफ क्या रहेगा? आप जानते हैं मोमेंटम होता है हमारे पास m इंटू वी। ये मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी। अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं इसको दोनों साइड से, हम d/dt यहां लगा दें, हम d/dt यहां लगा दें, ये हो जाएगा। याद रखना। अब आप जानते हैं ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp/dt। यहां से देखिएगा मास हमारे पास चेंज नहीं होगा, हम लिखेंगे dv/dt क्योंकि मास हमारे पास सेम रहेगा, बॉडी सेम है हमारे पास। तो यह चेंज होगी वेलोसिटी। और आप जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो dp/dt मास इंटू एक्सेलरेशन। अब आप जानते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स। तो यह मैं क्या लिखूंगा? dp/dt इज इक्वल टू फोर्स। ये हम लोग सेकंड लॉ यहाँ से डिफाइन कर देते हैं, प्रूव कर देते हैं। तो ये हमारे पास कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स या इक्विवेलेंट टू द फोर्स। ये बात आपको याद रखनी है। याद रहेगा। आगे देखिएगा, एक बार स्टूडेंट क्या हुआ देखिएगा। वैसे मोमेंटम होता है मास गुणा वेलोसिटी। तो मोमेंटम की अगर मैं यूनिट बनाऊं तो मास की किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, ये हो जाती है मोमेंटम की यूनिट। अगर मैं यहां से मोमेंटम बनाता हूं हमारे पास, तो dp/dt इज इक्वल टू फोर्स था। अगर मैं dp निकालता हूं तो f इंटू dt ये हो जाएगा। ये चेंज इन मोमेंटम है, ये फोर्स है और ये dt है। तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। याद रखना, चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है? इम्पल्स के बराबर होता है। और यहां से मैं चेंज इन मोमेंटम की अगर मैं यूनिट डिस्कस करूं आपके पास, तो फोर्स की क्या होगी? न्यूटन। और यहां से सेकंड, न्यूटन सेकंड। ये भी हमारे पास मोमेंटम की यूनिट बन जाएगी, आपको याद रखना है। तो न्यूटन की सेकंड, ये भी हमारे पास मोमेंटम की यूनिट है। अगर मैं इसको सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग डिस्कस करूं और अगर मैं इसको डायरेक्ट वे से करता हूं तो मोमेंटम यूनिट क्या रहेगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। स्क्वायर नहीं होगा स्टूडेंट, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा। अगर स्क्वायर लगे तो एक्सेलरेशन बन जाएगा हमारे पास। याद रखना। तो ये हमारे पास स्क्वायर नहीं होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास ये रहेगा। ये बात आपको याद रखनी है। सो ये हमारा टॉपिक जो था न्यूटन सेकंड लॉ। अब मैं न्यूटन थर्ड लॉ की बात करूंगा। ध्यान से आप लोग सुनिएगा न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ बड़ा ही मजेदार होता है, अच्छा टॉपिक होता है। आप बहुत से एग्जांपल देखते हैं थर्ड लॉ के, वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। थर्ड लॉ क्या कहता है देखिएगा स्टूडेंट। न्यूटन थर्ड लॉ तो ये कहता है हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ। मैं इसके न्यूमेरिकल भी आपको बताऊंगा अभी। देखना है न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है। ठीक है स्टूडेंट, न्यूटन थर्ड लॉ हमारे पास क्या कहता है?
ये कहता है एक्शन एंड रिएक्शन आर द इक्वल एंड अपोजिट। टू एवरी एक्शन देयर एग्जिस्ट एन इक्वल, ये कहता है अपोजिट रिएक्शन। जैसे आप किसी बंदे को थप्पड़ मारेंगे तो आपको सामने से थप्पड़ का जवाब जरूर मिलेगा। तो आपने किसी बंदे को थप्पड़ मारा वो एक्शन, और आपको वापस जो लगा वो रिएक्शन। आप एक बॉल को दीवार से फेंक के मारेंगे तो बॉल ने जाके दीवार पे फोर्स लगाया एक्शन, दीवार ने उसको वापस भगा दिया रिएक्शन। तो इस दुनिया में अगर कभी भी एक्शन होगा तो रिएक्शन जरूर होगा, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है। तो उसने कहा एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, आर इक्वल एंड ऑपोजिट। ये बात आपको याद रखनी है, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। ये आप लोग ये कह सकते हो टू एवरी एक्शन देयर एग्जिस्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप लोग ये बोल सकते हो हर एक्शन के पीछे इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन जरूर होगा। इसके बहुत से एग्जांपल होते हैं। और आपको एक बात और याद रखनी है, रिएक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। रिएक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो सुनिए देखिएगा, सबसे पहले आप क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, बहुत से एग्जांपल आप लोग इसमें लेके चल सकते हैं। पहला एग्जांपल, आपने बॉल को दीवार से फेंक के मारा, बॉल वापस आ गई, तो बॉल ने दीवार पे फोर्स लगाया एक्शन, दीवार ने वापस धक्का लगाया रिएक्शन, बॉल वापस आ गई। आप पानी में तैरते हैं, जब आप पानी में तैरते हैं आप अपने हाथों पाँव से पानी को पीछे धक्का मारते हैं, पीछे धकेलते हैं। तो आपने पानी को हाथों पाँव से पीछे धक्का मारा एक्शन, जवाब में पानी ने आपको आगे धक्का मार दिया रिएक्शन। न्यूटन के थर्ड लॉ से आप लोग तैर सकते हैं। आप पानी के अंदर नाव चलाते हैं, जब आप पानी के अंदर नाव चलाते हैं तो आप उसको चप्पू बोलते हैं हम लोग। आप नाव को ऐसे स्टिक से पीछे पानी को पीछे धक्का मारते हैं, जवाब में पानी आपको आगे धक्का मारेगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पानी के ऊपर बर्फ तैर रही है, कौन से नियम से? जब पानी के ऊपर बर्फ तैर रही है तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ। या मान लो ये कोई टेबल है, इसके ऊपर मैंने ऐसे इस मार्कर को रख दिया, तो जितना मार्कर का वेट है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है एक्शन, जवाब में जो हाथ ने इसके ऊपर रिएक्शन लगाया वो ऊपर की तरफ, एक्शन एंड रिएक्शन। ये बात आपको याद रखनी है। आप क्या करें, आप किसी भी चीज को ऐसे जोर से अपने हाथों से ऐसे जमीन पे हाथों को मारो, तो आपका जितना फोर्स है वो नीचे की तरफ लगेगा, अर्थ के ऊपर, अर्थ ऊपर की तरफ लगा देगी रिएक्शन, और आपने जो किया था वो एक्शन। तो हर एक्शन के पीछे दुनिया में रिएक्शन जरूर होता है। आप अपनी जगह पे खड़े हो और आपको अपनी जगह खड़े खड़े जंप लगाना है, तो आप अपने पाँव से धरती को पीछे धक्का मारोगे एक्शन, जवाब में अर्थ आपको आगे धक्का मारेगी रिएक्शन। तो हर एक्शन के पीछे रिएक्शन जरूर होता है, ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। दूसरा, अब मान लो हम लोग एक सिंपल सी बात कहते हैं, रिएक्शन कैसे काम करेगी। देखिएगा जरा ध्यान से, अगर मैंने ये मार्कर इस हाथ के ऊपर रखा, मैंने आपको बताया एक्शन नीचे की तरफ, रिएक्शन ऊपर की तरफ ऐसे रहेगा, क्योंकि सरफेस के साथ 90 के एंगल बनाते हैं। अब ये सरफेस है, मैंने इसके ऊपर मेरे हाथ को ऐसे रखा, तो मेरे हाथ का जो वेट है वो तो ऐसे नीचे की तरफ ऐसे रहेगा वेट, लेकिन क्या रिएक्शन ऐसे होगी? नहीं, रिएक्शन ऐसे होगी, सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है रिएक्शन। ये बात आपको याद रखनी है, रिएक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। तो देखिए, जब किसी बॉडी को ऐसे टच करेंगे हम लोग तो वेट नीचे की तरफ होगा, रिएक्शन ऐसे होगी, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। हम यूं कह सकते हैं, जैसे ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर मैंने मार्कर रखा, तो इस मार्कर का वेट तो ऐसे नीचे होगा, तो रिएक्शन ऐसे होगी। अब इसको मैं टेढ़ा कर दूं ऐसे, अब यहाँ कोई चीज रखता हूं तो वेट तो ऐसे रहेगा नीचे की तरफ, क्या रिएक्शन ऐसे होगी? नहीं, रिएक्शन ऐसे होगी, इसके साथ सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाएगी। ऐसा कर दें थोड़ा, अब ये रखेंगे हाथ है इसमें, तो इसका वेट तो ऐसे रहेगा वेट, रिएक्शन ऐसे नहीं होगी, रिएक्शन ऐसे रहेगी। तो याद रखना है, रिएक्शन जो होती है ना वो हमेशा सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है। जैसे मैं ये कह दूं, अगर ये बॉडी है, मैंने यहाँ कोई बॉडी रखी है, इसका वेट ऐसे होगा mg, और रिएक्शन ऐसे ऊपर की तरफ रहेगी r। अगर यही हमारे पास होता है ऐसे, और यहाँ कोई बॉडी रखी है, तो वेट तो क्या रहेगा mg, तो रिएक्शन क्या रहेगी r। अब मान लो कोई बंदा पुल के ऊपर चढ़ेगा ऐसे, अब ये बंदा है, तो इसका वेट तो क्या रहेगा mg, तो रिएक्शन ऐसे नहीं होगी, रिएक्शन इस सरफेस के साथ ऐसे होगी। आपको याद रखना है,
क्योंकि रिएक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, ये बात आपको याद रखनी है। तो किसी भी चीज की जो रिएक्शन होगी हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस रहेगी। चाहे हमारे पास ये पोजीशन हो, चाहे हमारे पास ये पोजीशन हो, चाहे ये पोजीशन हो, रिएक्शन हमेशा 90 डिग्री का एंगल हमारे पास बनाती है। कई बार हम लोग कह देते हैं हमने किसी चीज को फेंक के मारा, मान लो बॉल को दीवार से फेंक के मारा और बॉल दीवार से जाके चिपक गई, तो क्या न्यूटन्स का लॉ काम करेगा? याद रखना है, तब भी वो फॉलो करेगा, क्योंकि जब बॉल जाके दीवार से टकराएगी तो दोनों को, दीवार को और बॉल को, दोनों को चोट लगेगी, तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ काम करेगा। चिपकने के लिए तो एक दूसरा एडहेसिव फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जिसने उसको चिपका लिया। तो इस तरीके से आपको लाखों जवाब मिलेंगे, आपको याद रखना है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। हम लिखने के लिए इसको यूं कह देते हैं एफ ए बी बराबर माइनस एफ बी ए। इसका मतलब ए के ऊपर बी ने फोर्स लगाया, उतना ही फोर्स बी ने भी ए के ऊपर लगाया, दोनों बराबर है, और माइनस किसको दिखा रहा है? उनकी डायरेक्शन को दिखा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन को दिखा रहा है। जैसे मैं दोनों हाथों को ऐसे मारता हूँ तो ये हाथों फोर्स लगा रहा है इधर और ये लगा रहा है इधर, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है? ऑपोजिट है, इसलिए मैंने माइनस दिखाया, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बराबर फोर्स लगाया। ये आज का हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट था जो बेसिक था, थ्योरेटिकल था, आपको इसको ध्यान से समझना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किसी अच्छे टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।